एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह। लॉन्च का मकसद ये है कि इस सैटेलाइट की इमेजरी से हम पाकिस्तान के जो डिफरेंट शोबे हैं उसमें असिस्टेंस दे सकें। यार सोचे, इंडिया ने अपने ख्वाबों में नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी को उसी तरह से रिटायर हो जाना चाहिए जिस तरह MiG-21 रिटायर हो रहा है। जब भी आपको हल्की फुल्की चेंज हो, आप डेफिनेटली डॉक्टर्स कंसल्ट करें और डिफरेंशिएट करें, बिकॉज दोनों का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग है। पाकिस्तान में ये एक जो है वो लूप होल रह गया था जहाँ पर कोई भी खवातीन नहीं थी। अगस्त का आगाज रिलीफ के साथ हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत में 7 रुपए 54 पैसे की कमी, नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 48 पैसे का इजाफा, नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में शाहीनों का फतह से आगाज। पहले T20 में 14 रन से वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स ने ऐसा जाल बिछाया कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी बैटिंग ही भूल गए। 178 रन के हदफ के ताकुब में पूरी टीम 164 रन पर आउट हो गई। अदालती फैसले ने तहरीक इंसाफ को नई मुश्किल में डाल दिया। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला जारी कर दिया। 196 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्करों को बरी कर दिया गया। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 77 को बरी कर दिया। 9 मई के मुकदमे में 66 मुल्जिमान में से 8 मुल्जिमान बरी, 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। अदालती हुक्म के बाद गिरफ्तारी के लिए नई टीमें तश्कील। आज मुल्क में पकड़ धकड़ का माहौल रहेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती और विफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर अफ़वाज ने रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्म में शानदार कामयाबी हासिल की। कौम अपने शौदा पर फ़ख्र करती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि डिजिटल निज़ाम और टैक्स इस्लाहात ने सरमायाकारों को एतमाद को बहाल किया है। पाकिस्तान पुरअमन और मजबूत रियासत की तरफ गामज़न है। और आई डोंट केयर, भारत जाए भाड़ में। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशत बेशक मजीद नीचे चली जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा मुकम्मल हो चुका। उधर भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान की तायीद कर दी। कहा ट्रंप ने सच ही तो कहा है, भारतीय मईशत मुर्दा है और अगर ये बात किसी को नहीं मालूम तो वो मुल्क के वजीर आजम और वजीर खजाना है। बीजेपी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर राख ले। बस शक के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साद। और क्या जबरदस्त सुबह का आगाज हुआ है। मौसम अच्छा है, फुहार हो रही है, ओवरनाइट पेट्रोल सस्ता हो गया है, पाकिस्तान मैच जीत गया है। जीत गया और कितनी वजह चाहिए आपको खुश होने के लिए? और कितनी वजह चाहिए आपको जीने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो चलिए, जो आजकल जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि है पेट्रोल, क्योंकि उसी से आते जाते हैं। तो जनाब, अगस्त का आगाज खुशखबरी के साथ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का कर दिया ऐलान। कितने रुपए घटा है पेट्रोल, जरा बताइए। जी बताया जा रहा है 7 रुपए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी आई है। 7 रुपए 54 पैसे टू बी वेरी प्रिसाइज। जबकि हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए 48 पैसे की कमी हो गई है। तो अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर किरायों में भी कमी हो जानी चाहिए। होगी का मेरी बात करती, हो जानी चाहिए। होगी या नहीं, फल सब्जियों के रेट भी नीचे आ जाने चाहिए। मेरे घरेलू बजट पे भी फर्क पड़ना चाहिए। फैसल, ये सारी चीजें होनी चाहिए सस्ती, क्योंकि पेट्रोल हुआ है नीचे। होगा दैट आई एम डाउटफुल अबाउट। क्योंकि हमेशा होता तो ये है कि पेट्रोल अगर 1 रुपए भी ऊपर जाता है तो ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। रेलवे अभी पिछले वाले जो 10 रुपए 17 रुपए पिछला रेज हुआ था जुलाई उसमें ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो इंटरसिटी बस सर्विस है उसके किराए में इजाफा हुआ था, बल्कि रेलवे के किराए में भी इजाफा हो गया था ना। तो इसी पे हम जरा बात कर लेते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद मलिक सख्त मौजूद हैं। सईद, ज़रा बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है
लोगों से आपने गालिबन बात भी की होगी या बात करने भी जा रहे हैं, सो प्लीज टेल अस देयर पर्सपेक्टिव एज वेल। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसूमात की कीमतों में 7 रुपये और 54 पैसे तक की कमी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये और 54 पैसे कमी, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपये और 48 पैसे इजाफा हुआ है। अगर हम पेट्रोल की नई कीमत की बात करें तो कमी के बाद 264 रुपये और 61 पैसे होगी। इसी तरह डीजल की जो कीमत है 1 रुपये 48 पैसे इजाफे के बाद नई कीमत जो है 285 रुपये और 81 पैसे होगी। इस हवाले से हमने आम आवाम से भी बात की, यहाँ पे कुछ गाड़ियों वाले भी थे, उनसे भी बात हुई। आवाम का यही कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी खुशाइंद है, लेकिन आलमी मार्केट के हिसाब से कमी नहीं की गई। अगर उस हिसाब से कमी की जाती तो पेट्रोलियम मसूमात की कीमतों में मज़ीद कमी हो सकती थी। 4 बार मुसलसल पेट्रोलियम मसूमात की कीमतों में इजाफा किया गया और जो कमी की गई है वो इतनी नहीं है कि आवाम उससे खुश हो सके, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने ट्रांसपोर्टर्स और दीगर लोगों से बात की तो उनका यही कहना था कि डीजल की कीमत में 1 रुपये और 48 पैसे इजाफा किया गया, क्योंकि तमाम बड़ी गाड़ियां डीजल पर चलती हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी नहीं होगी बल्कि इजाफा होगा। उनका यही कहना था कि डीज़ल जो है वो आमदोरफ्त के लिए जितनी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें इस्तेमाल होता है, इसके अलावा ज़री मशीनरी में इस्तेमाल होता है और डीज़ल की खपत भी ज़्यादा है, इसलिए अभी किरायों में कमी का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत डीज़ल की कीमत में कमी करती तो शायद जो है वो किरायों और दीगर जो अखराजात है उसमें कमी हो सकती थी। लेकिन आवाम जो है वो पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में 7 रुपये और 54 पैसे कमी तक के लिए खुश है, लेकिन उनका यही मुतालबा है कि मज़ीद कमी की जाए ताकि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में भी कमी हो सके और महंगाई में काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक सईद साहब, आप इस हवाले से हमें आगाह करें। इस फैसल जब पेट्रोल की प्राइस ऊपर जाने पे सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो फिर कम करने के लिए डीजल पे क्यों रिलाय कर रहे होते हैं? डीजल पे तकिया हो जाता है फिर। चले देखें, ये तो अब मामूलात ज़िंदगी इसी तरह बढ़ेंगे। वो कहते थे ना कि ज़िंदगी आसान नहीं है, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर, लेकिन चलिए कुछ अच्छा हुआ है आज सुबह कुछ नहीं, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। एट वन टाइम जब मैं सुबह उठ गया था और मैं मैच देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये क्या कर रहे हैं लड़के, लेकिन फिर हुआ ये कि जीत गए लड़के। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अमेरिका में होने वाली T20 सीरीज़ के पहले मार्के में वेस्ट इंडीज़ को गई शिकस्त और पाकिस्तान ने की पहले बैटिंग। फाइनली अल्लाह का शुक्र साइम अयूब का बल्ला चला और साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। कुछ आप झलकियाँ भी देख रहे हैं, वेरी इम्प्रेसिव इनिंग्स। इसके साथ साथ ज़्यादा फरानत नहीं चल सके, बट आई थिंक उनको थोड़ा सा वी शुड गिव हिम टाइम ना। हसन नवाज भी बांग्लादेश में वो नहीं चल पाए थे, एक अच्छी इनिंग्स हुई, लेकिन एक सवाल जो कि वहीं जूं का तू खड़ा है, जो हमने पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ में भी पूछा था अपने आप से, अपने एक्सपर्ट से, और आज फिर पूछ रहे हैं, मोहम्मद नवाज की जो पोजीशन है इस वक्त वो क्यों है वहाँ पे? क्या कोई सॉलिड बैट्समैन नहीं होना चाहिए? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सादिया, डू यू नो कि हारिस जो हैं विकेट कीपर वो किस नंबर पे आए? आपको पता है? वो 8वें नंबर पे आए यार। अच्छा, और उसने आखिरी बॉल फेस किया मैच की और उस आखिरी बॉल पे भी छक्का लगा दिया उसने। सोचें आप, तो क्यों हारिस को इतना नीचे लाया गया और क्यों नवाज को उस नंबर पे खिलाया जा रहा है? ये तो समझ में नहीं, आई कांट अंडरस्टैंड मोहम्मद नवाज की पोजीशन जानबूझ के जी आप टू बी। अच्छा, एक और भी चीज़, मोहम्मद नवाज का एज अ स्पिनर रोल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप उसे टीम में शामिल कर रहे हैं। व्हाट इज़ गोइंग टू डू आगे? एशिया कप आ रहा है, आप हर सीरीज़ के बारे में यही बात कर रहे हैं कि जी आप ये सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सीरीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं एशिया कप के लिए, बट दैन अगर आप अपने ऑर्डर को रीऑर्डर नहीं कर रहे हैं, आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो राइट एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, आप लेमैन एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं, तो भाई ये सारी चीज़ों का आपको फायदा नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, नवाज वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर टुडे ना, एक ही ओवर में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। मे बी इट वाज अ स्लो पिच, और सेकंड इनिंग्स में मजीद स्लो हो गई। पाकिस्तान के पेसर ने जब शुरू किया तो हारिस रऊफ को जो आज छक्के चौके पड़े, आपकी सोच है। लेकिन फिर हुआ ये कि इनके पहले मोहम्मद नवाज, फिर उसके बाद सुफियान मुकीम वॉज द बॉलर जिन्होंने आके ब्रेक्स लगाए, और ब्रेक्स ऐसे लगाए। वेस्ट इंडीज़ की जो पहली विकेट है सादिया वो 72 पे गिरी है, 72 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बड़ी बात है कि वो 11वें ओवर में जाके उन्होंने 72 बनाए। तो जो शुरुआत की थी पावर प्ले में अच्छी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने,
वो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने उसको लगाया ब्रेक। सुफियान मुकीम, फिर मोहम्मद नवाज ने एक विकेट में एक ही ओवर में 3 विकेट लिया। उसके बाद रेस्ट तो फिर रिजल्ट है। तो हमारे साथ वी हैव गॉट सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुबारक हो जनाब, पाकिस्तान ने जाके तो पहला मैच जीत लिया है। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, वही जो आपसे मैंने पहले भी किया था, मोहम्मद नवाज की ये बैटिंग पोजीशन आपको समझ आ रही है? देखिए, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो चुका है, पहले भी हो चुका है। मोहम्मद नवाज जो है, एक तो उनका पता नहीं कौन सा ये कमबैक है, 8वां 10वां कौन सा है, वो बार बार टीम में आते हैं फिर निकाले जाते हैं। उनकी जगह भी नहीं बनती है। ठीक है, आज उनको विकेटें मिल गई, लेकिन विकेटें इसलिए मिल गई कि वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग थी वो मैनेज नहीं कर पाई, अपने आप को कैलकुलेट करके नहीं खेली, और फिर उन्होंने स्लो खेला और बाद में वो तेज़ से मारने के चक्कर में वो विकेटें ले गए। लेकिन मोहम्मद नवाज की बॉलिंग में आज भी कोई डेप्थ नहीं थी, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसपे ये कहा जाए कि वो जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए। बैटिंग में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर आपने खुद ही बात की मोहम्मद हारिस की। अगर आप मोहम्मद हारिस को एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो क्या आप 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे भेजेंगे उन्हें? और सलमान अली आगा जो है, उनसे पहले अगर भेजा जाता तो ज्यादा बेहतर था। तो कुछ पाकिस्तानी टीम में जो फ्लॉज हैं वो इंटेंशनली लग रहा है कि इंटेंशनली हो रहे हैं कि वो किसी चीज को मैनेज करने के लिए किसी की कुर्बानी दे रहे हैं, किसी को नीचे ला रहे हैं, किसी को ऊपर ला रहे हैं, ताकि किसी का कुछ शो ऑफ हो सके, किसी का रन नई बात तो नहीं है, पता चले कि उसकी जगह सही है, उसकी जगह। तो ये नई बात वजह नहीं थी। है। लेकिन आज आप देखें, वेस्ट इंडीज की टीम जो है इनएक्सपीरियंस थी, ना तजर्बाकार थी, इसलिए उनका जो ओपनर था वो एक आज पहली दफा डेब्यू कर रहा था, 18 साल का है वो। तो अपने तजर्बे न होने की वजह से आज उन्होंने ये मैच जो है हार दिया है। लेकिन अगर उनकी वो जो 5 खिलाड़ी, उनके जो ब्रेंडन किंग हैं और दूसरे उनके जारी जोसेफ हैं, वो अगर खेलते तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को, टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इतने करीब कैसे आ गए। आपको नहीं लगता कि इस तरह के डिसीजंस लेने के बाद हम आगे क्रिकेट में जो बता रहे हैं कि जी ये अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं, वो नहीं हो सकती? मतलब जो हमें दिखाया जा रहा है, जो विजन और जो इमेजिन हमें करवाया जा रहा है, वो नहीं हो सकता इस तरह के चेंजेस करके। हम एशिया कप में रिजल्ट्स भी नहीं हासिल कर सकते। आई मीन हारिस को आप 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, वो आखिरी बॉल पे आके छक्का लगा रहा है। मुझे नहीं है मसला इस चीज़ से कि हारिस 3रे नंबर पे 4थे नंबर पे आए और वो खेल के आउट हो जाए, फिर नवाज नीचे आए तो समझ में आता है। लेकिन हारिस आपका बेहतर क्या मतलब बेहतर बैटर नवाज से कंपेयर करें तो बेहतर की तो बात ही नहीं होती। हारिस बेटर है, नवाज नहीं है, तो वाई हारिस सो डाउन एंड नवाज सो अप? सलमान अली आगा से भी वो जो T20 के बेहतर बैटर हैं। सलमान अली आगा इतने अच्छे T20 के बैटर नहीं है। ठीक है, वो कैप्टन है तो उनका हक बनता है कि वो जल्दी बैटिंग करना है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर वहाँ पे आपने देखा होगा, सरफराज जब हमारे कप्तान थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो वो अक्सर अपने नंबर की कुर्बानी देते थे और वो दूसरे जो हार्ड हिटर होते थे उनको जल्दी भेज देते थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के मैच से 2 चीज़ें सीखने की बहुत ज़रूरत है कि एक तो ये कि उनके टैलेंटर्स ने हमारे खिलाफ 60-70 रन किए, पहली चीज़ ये जो है ना, ये बड़ी जो है ना समझने की बात है कि क्यों बने एक टैलेंटर्स ने, जैसन होल्डर ने और दूसरे उनके जो थे। दूसरी बात यह है कि हमारी बॉलिंग जो है वो हारिस रऊफ जो है उन्होंने बहुत सारे रन्स दिए, आज ऑलमोस्ट 40 रन्स दिए हैं और एक इनएक्सपीरियंस बैटिंग के खिलाफ। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉलिंग जो है वो क्लिक नहीं कर रही है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने आपको अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन उसके बाद जो है जब मिडिल में आए उनकी बॉलिंग आई है तो वहाँ पे फिर वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके वो भी। तो ये 2 चीज़ें जो है इसमें टीम मैनेजमेंट को सोचना होगा। आप अभी एक कम लेवल की, लो लेवल की टीम के साथ खेल रहे हैं, लेकिन जब आप बड़ी टीम के साथ खेलने जाएंगे फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, वेस्ट इंडीज ने आज सुफियान मुकीम को पहली दफा खेला है। समझ में नहीं आ रहा था उनको, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, चाइना मैन भी करते हैं, गुगली भी करते हैं, दोनों करते हैं। तो थोड़ा सा, लेकिन अगले मैच में जब वो आएंगे फिर वो समझ कर आएंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए टीम को अब समझना चाहिए। सर मैं एक आपसे ज़रूर हारिस रऊफ की बात करना चाहूँगा। टैलेंट है, पेस है, ठीक है, कंसिस्टेंसी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। हारिस रऊफ आते हैं, ये भागते हुए
अपने क्रीज पे आते हैं, बॉल डिलीवर करते हैं, गिर जाते हैं। आज तकरीबन 3 से 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि हारिस रऊफ ने बॉल की है, वो आगे फॉलो थ्रू में गिर गए हैं। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारी सीरीज में। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस गाय? मतलब कि एक फास्ट बॉलर अपने फॉलो थ्रू में अगर गिर जाए तो फिर तो देयर इज समथिंग रॉन्ग ना। तो उस पर कोचिंग स्टाफ ने अब तक क्या काम किया है? ये बॉलर्स जब अपने बॉल डिलीवर करने के बाद जब गिरते हैं तो उनका रनअप जो है वो असल में कंट्रोल नहीं होता है उनसे। वो ज़्यादा जोर लगाते हैं और रनअप को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो वहाँ पे गलती होती है। ये हमारे बॉलिंग जो कोच हैं पाकिस्तान टीम के, उनको देखना चाहिए, उनको बताना चाहिए। और ये नेट में ये सब चीज़ें की जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो प्लेयर्स आज खेले हैं 3-4, उन्होंने शायद सही तरह नेट किया ही नहीं था मैच से पहले, बस उन्होंने जान छुड़ाई थी। नजर आ रहा था कि फिटनेस लेवल भी जो इतना अच्छा नहीं था हारिस रऊफ का। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद हो सकता है कि एक सीरीज के बांग्लादेश सीरीज में नहीं थे तो अचानक आए हैं, तो ये थोड़ा सा प्रेशर होता है बॉलर्स के ऊपर। लेकिन फिर भी आप जब इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हैं तो आपको 100% परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है और बॉलिंग कोच को देखना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि फिटनेस लेवल और नेट्स दो अलग चीज़ें हैं? आई मीन फिटनेस लेवल तो हमारे फिटनेस लेवल तो हमेशा से हमें पता है कि वो ख़राब चल रहे हैं। आप कितना भी नेट कर लें, लेकिन फिटनेस वो है जिसको आप पिछले सालों से अपने साथ कैरी कर रहे हैं, महीनों से अपने साथ कैरी कर रहे हैं। सो वो आपको एक नेट से कुछ भी नहीं होगा भले से, और वो बल्कि हो सकता है आपके साथ अगर आपकी फिटनेस का मामला है तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ख़राब ही हो अगर आप मज़ीद एक्स्ट्रा नेट भी कर लेते हैं। दूसरा, आपने आगा की बात की थी कि उसका नंबर जो है हक है उसका क्योंकि वो कैप्टन है, बट अगर वो हारिस से बेटर T20 नहीं है बैटर, देन ही शुड गिव ऑफ हिज नंबर टू हारिस एंड कम डाउन एंड देन नवाज शुड फॉलो लेटर। वही मैंने एग्जांपल दी ना आपको सरफराज की। सरफराज ने कई बार सेक्रीफाइस किया अपना नंबर, और उन्होंने तो यहाँ पे कप्तान की जिम्मेदारी है और कप्तान को जवाब भी देना है। अगर आज मैच हार जाए तो उनको जवाब देना पड़ता। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना चाहिए सलमान अली खान को कि आप जो है ठीक है अच्छे बैटर हैं वनडे के या टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन T20 क्रिकेट जो है ना बिल्कुल डिफरेंट टाइप की क्रिकेट है। वहाँ पे आपके पास टाइम नहीं होता है, आपको जाते ही अपने हाई रिफ्लेक्सेस दिखाने पड़ते हैं और अपने आप को फुल, यानी कि आप समझ लें कि गाड़ी सीधी आपको 5वें गियर में ले जानी पड़ती है वहाँ पे T20 क्रिकेट में। तो यहाँ पे सलमान अली खान से बेहतर था कि जो दूसरे बैटर थे उनको भेजा जाता। बहरहाल ये टीम मैनेजमेंट की बातें जो हैं वो आपको पता है कि वो ज्यादा अपने आप को बेहतर समझते हैं और हमेशा कहते हैं, और फिर जब टीम मैच जीत जाती है तो क्रिटिसाइज कोई नहीं सुनता है, कोई सजेशन भी नहीं सुनता। हैदर साहब, अच्छा लेट्स, हमने बॉलिंग की तो बात की, बैटिंग फाइनली साइम अयूब चल गए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उन पे, बांग्लादेश में वो नहीं कर पा रहे थे। देयर वाज सम एडेड रन आउट एंड इन एब्सेंस ऑफ बाबर आजम एंड रिजवान हिज रोल वाज वेरी क्रूशियल। तो साइम तो चल गए, ये बहुत अच्छी बात है। फ़खर और हसन नवाज 28 और 24 रिस्पेक्टिवली। अगेन मेरा मसला आ रहा है चौथे नंबर के बाद। बॉलिंग में भी मिडिल में आके हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बैटिंग में भी हम मिडिल में आके स्ट्रगल कर रहे हैं, और एशिया कप हमारे सरों पे आ चुका है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ से पहले बांग्लादेश एक अच्छी तैयारी थी, वेस्ट इंडीज़ भी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, बट हमें वहाँ पे अपोजिशंस तगड़ी मिलेंगी। हमें वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश दोबारा मिलेगी, इंडिया मिलेगी, श्रीलंका मिलेगी, गॉड नोज नेपाल के पास अल्लाह ना करे कोई अच्छे स्पिनर्स हों, तो फिर मिडिल में फिर हम फंस रहे होंगे। सो बैटिंग में आप क्या ऑर्डर प्रेफर करना चाहेंगे, एंड डू यू थिंक कि अगर यही मामलात रहे, तीन स्टेबिलिटी रही, तो क्या वो दो बड़े नाम दोबारा वापस आने चाहिए? देखिए मेरे ख्याल से उन दो बड़े नामों में बाबर आजम के आने का तो कोई चांस नहीं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो टीम के मौजूदा कोच हैं उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि बाबर की अब T20 टीम में जगह नहीं बनती है। अलबत्ता रिजवान हो सकता है आ जाएं, और लग भी मुझे ऐसे रहा है कि शायद रिजवान को जो है टीम में ले लिया जाएगा एशिया कप से पहले या T20 वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि रिजवान में एक एबिलिटी है कि वो चार्ज बहुत हैं ग्राउंड में और बैटिंग में भी बड़े चार्ज रहते हैं। ये बड़ा रोल प्ले कर, आप देखें साइम अयूब ने इनिंग अच्छी खेली, फरहान ने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी नहीं, लेकिन चार्ज नहीं होते हैं ये लोग। ये जो एक कॉम्बिनेशन बनाने वाला काम होता है, पार्टनरशिप वाला काम होता है, वो रिजवान बड़ा अच्छा करते हैं। रिजवान खुद भी बैटिंग करते हैं, दूसरे को भी कराते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है बड़े इवेंट से पहले शायद रिजवान को टीम में शामिल कर लिया जाए। लेकिन आपने जो मिडिल ऑर्डर की बात की, बिल्कुल सही बात है। अभी तक जो मिडिल ऑर्डर में रिलाय कर रही है हमारी टीम मैनेजमेंट, वो ऑलराउंडर्स पे कर रही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको मिडिल में एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए, हर सूरत में चाहिए, और वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है उसके पास जो है शॉट्स भी सारे होने चाहिए। बाबर थे,
बाबर खेल सकते थे, लेकिन बाबर ने अपने आप को ज़ाया किया, ओपनर जा जा के अपनी अपनी जो प्रेस्टीज थी ख़त्म कर दी, अपना लेवल ख़त्म कर दिया, सब चीज़ें। अगर वो मिडिल में रहते तो आज भी वो टीम की बैकबोन बने रहते। तो ऐसा कोई बैटर हमें चाहिए मिडिल में जो चौथे या पांचवें नंबर पर ऊपर से भी खेल सके और नीचे से भी खेल सके, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे इंडिया के पास हैं, आप देखें अब कोहली नहीं है, वरना कोहली ये काम करते थे। दूसरी टीमों के पास भी हैं जो मिडिल में आके अच्छी बैटिंग करते, जैसे मैक्सवेल है ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं। तो ऐसा हमें जो है ना कोई मिडिल में चाहिए जो ऊपर से भी संभाल सके और नीचे से। सर हमें अब्दुल रज़ाक चाहिए इन शॉर्ट, जो कि अब अब्दुल हैं। रज़ाक बहुत शुक्रिया सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे। तो चलिए स्टार्ट, लेकिन जो गलतियां हैं उनको हम नज़रअंदाज तो नहीं कर Have you had सकते। your breakfast today? Or are you waiting for your coffee today? हाँ, कॉफ़ी का तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जिससे मैं नाश्ता मुकम्मल हो, लेकिन हम अपने नाजरीन को सियासी नाश्ता सियासी करवा रहे नाश्ते हैं। के लिए इंतज़ार नहीं कराएंगे जनाब। सियासी नाश्ते में आज हैं 3 अहम टॉपिक्स। एक तो सबसे पहले ये 9 मई के केसेस, उसके फैसले आ गए हैं और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का ये फैसला जारी तो कर दिया है। अब 196 मुल्जिमान को इसमें सज़ाएं सुना दी गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो सज़ा जिनको दी गई है उसमें उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं। 10-10 साल कैद की सज़ा इनको सुनाई गई है। और इसके उमर अयूब, शिबली फराज के अलावा फवाद चौधरी हैं, जैन कुरैशी हैं और बताया जा रहा है कि 17 को जो है वो बरी कर दिया गया है। अब हसास इदारों पर हमला केस में ये जो केसेस सामने आए हैं इसमें डिटेल्स में 66 मुल्जिमान में से 8 मुल्जिमान बरी हैं, जबकि 58 मुल्जिमान को 10-10 साल की सज़ा हो गई है। चलिए एक तो ये चीज़ हो गया। अब इस पे चेयरमैन पीटीआई ने इसको चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सियासी नाश्ते में एक और बहुत अहम मामला और वो ये कि वज़ीर आज़म की इजलास हुआ और ये बड़ा ही अहम इजलास था जनाब। आला सतह का स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। कौमी सलामती और वफाकी वज़रा ने भी इसमें शिरकत की। मुशीर कौमी सलामती ने वज़ीर आज़म ने 2 टोक कह दिया कि दहशतगर्दी नहीं चलेगी, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल। एंड द थर्ड स्टोरी दैट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इज, हमने इसका सम पार्ट ऑफ इट हमने कल भी डिस्कस किया था एंड सब पार्ट विल बी डिस्कस टुडे, और वो है जनाब कि क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ, भारत को बहुत बुरा किया है। और अंदर से जो आवाज़ें आती हैं ना, असल में जो इस वक्त अंदर से आवाज़ आ रही है वो ज़्यादा हर्ट कर रही है इंडिया को। राहुल गांधी ने ये कह दिया है कि ट्रंप सच ही तो कह रहे हैं कि भारतीय मईशत मुर्दा है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोहर जब्त कर दी है और मोदी को उन्होंने आईना दिखा दिया है, असली चेहरा दिखा दिया है। उनका कहना था कि ट्रंप ने भाई हकीकत ही बयान की है, मोदी तो सिर्फ सनतकार जो है गौतम अडानी उनके मफादात के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। और राहुल गांधी ने एक दफ़ा फिर से बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। ना सिर्फ ये कहा बल्कि उन्होंने एक दफ़ा फिर से क्लेम किया कि मोदी सरकार जो है हमारे काम की नहीं है, मोदी सरकार हैज़ टू गो। एंड दिस प्रॉबेबली ब्रिंग्स टू द फैक्ट कि शायद इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी कि मोदी सरकार ने जिसके लिए ये पूरा फॉल्स फ्लैग किया था, ये जो ड्रामा रचा था पहलगाम वाला, दैट दे प्रॉबेबली गेट सम सिंपैथी एंड सम वोट्स एंड सम पावर, वो मुझे लग रहा है अगली दफ़ा के लिए उनका प्लान हो गया। चलिए तो फिर सियासी नाश्ते को थोड़ा डिस्कस करते हैं और सबसे अहम जो मामला है वो है ATC कोर्ट फैसलाबाद की जो फैसला आया है, इसी पे हम बात कर लेते हैं। तजियाकार एहतशाम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो 196 मुल्जिमान को सजाएं हैं सर। उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं, दीगर शामिल हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए ये तो एक्सपेक्टेड था और जिस तरीके से आपने देखा इससे पहले भी बड़े फैसले आए हैं और पीपल्स अपना पीटीआई की क़यादत के कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं और वैसे भी इससे पहले अब देखा जाए तो निचली सतह के लोगों को सजाएं हुई थी और लेकिन उसमें आपने देखा कि 150 से ज़्यादा जो वर्कर थे जिनके वालिदैन ने आके इंश्योरेंस दी थी, माफ़ी मांग दी थी, उसके बाद जितना अर्सा वो रहे थे उनको छोड़ दिया गया था। यही बात आज भी ये कही जा रही है कि आप जिस तरीके से वायलेंस हुआ, शोधा के मोनूमेंट्स को जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट किया गया और फिर यह है कि रियासत पे एक हमला किया गया, इसको अगर आप रिग्रेट करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ। नतीजतन ये केसेस चल रहे थे। आम एक क्रिटिसिज्म ये आ रहा था कि जी 9 मई के केसेस जो हैं उनके फैसले क्यों नहीं हो रहे। उसकी 2 बड़ी वजूहत थी। पहली वजह ये थी कि 9 मई के केसेस में जो हमारा जो 1935 का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो उसमें इतने फ्लॉज हैं कि वो आप अदालती कार्रवाइयाँ जो है ना वो डिले होती चली जाती हैं। फिर बीच में एक फेज ऐसा भी आया कि अदालतों ने पीटीआई को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वी कैन से विद कॉन्फिडेंस कि ये ऐसा भी हुआ। नतीजतन यह है कि चीज़ें जो है ना वो हमने देखा कि ड्रिफ्ट होती रही, लेकिन अब मामला बिल्कुल
किसी और तरफ चला गया। जितनी आप एंटी टेररिस्ट कोर्ट हैं उनके तेजी के साथ फैसले आ रहे हैं। और ये जो बार बार पीटीआई कहती थी और अपोजिशन की जमातें, मीडिया भी कहता था कि अगर उनके ऊपर सीरियस नोएड के मुकदमात हैं, इल्जामात हैं, तो उनको सजाएं दी जाए, उनको अदालतों में ले जाया जाए और अदालतें फैसला करें। तो अदालतों ने फैसला करना शुरू कर दिया है। बाय द वे ये वही एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं जो पीटीआई के ज़माने में भी थी। उन्हीं कोर्ट्स ने, जिस तरह आपने देखा पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के और बाकी मुखालफिन को सजाएं मिली थी, इसी तरह ये ऑपरेट कर रहे होते हैं। या तो आप पूरा जस्टिस सिस्टम तब्दील कर देना, वो नहीं हुआ। हाँ, अब यह है कि जी व्हाट नेक्स्ट, इनको अपील का हक है। अब ये देखें ना, ये ट्राई कोर्ट के फैसले हैं, अपीलेट कोर्ट में जा सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन इसकी शर्त यह है कि पहले जिनको सजा हुई है कि ये जो तज्जिया इस पर किया जा रहा है अभी आगाज है, हमें इस पे और कुछ बहुत सामने आ सकता है। मुसलसल हम देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब ये बातें की जा रही हैं कि मजीद इसमें क्या हो सकता है। तो इज पीटीआई इन अ सिचुएशन टू गो टू एनी हाई कोर्ट? क्या समझ में आ रहा है क्या होने जा रहा है उनके साथ? देखिए जी, जो आप सवाल पूछने बिल्कुल ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है, ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट है, तो इसका अपीलेट कोर्ट में आप लाहौर हाई कोर्ट में जा सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनको चैलेंज किया जा सकता है, लाहौर हाई कोर्ट में किया जा सकता है, और उसके बाद फिर वहां से भी अगर आपके हक में फैसला नहीं आता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो दो बड़ी अदालतों में जाने का रास्ता खुला है। लेकिन कैच इसमें कानूनी तौर पर ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि जो कॉन्विक्ट होता है बंदा, वो अगर अपील करना चाहते हैं तो उसको पहले ही हैज टू सरेंडर। वो अदालत अपना पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके गिरफ्तारी देगा, गिरफ्तारी के बाद जो है ना उसकी अपील लगेगी। तो ज्यादातर यही कहा जा रहा है कि ये शायद गिरफ्तारियां नहीं देंगे, कम से कम इनके जो अभी टॉप लीडरशिप जो है, सेकंड टीयर लीडरशिप जो है, जो इनको सजाएं हुई हैं, तो अगर वो नहीं जाते तो नतीजतन हाई कोर्ट में इनकी जिसको कहते हैं एंटरटेन नहीं की जाएगी एप्लीकेशन को, इनको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। एक दूसरी बात है कि जी हमारी अदालतें आज़ाद हैं, खुद ये कैसे आज़ाद हैं, हम समझते हैं हमारी बड़ी कोर्ट्स हैं, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तो कोई सिफारिश नहीं चलती, फैसले होते हैं और जिसको कहना चाहिए वाक़ईतन वहाँ पे इंसाफ होता है। तो अगर आपका केस सही है तो आप वहाँ जाके जीत जाएंगे। लेकिन जो आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जितने ऑडियो वीडियो सबूत हैं, जितने लोगों की गुफ्तगू आई है सामने, मैं दो का जिक्र कर देता हूँ। मुराद सईद की ऑडियो देख लें, जिसमें अपने लोगों को कह रहे हैं कि आपको कह दिया गया कि आपने फलां जगह जाना है, फलां छोनी में जाना है, आपने वहाँ जगह जाके एहतजाज करना और तोड़ फोड़ करनी है। और फिर शफकत अपने महमूद साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर इनके रहे हैं, उनकी ऑडियो है जिसमें उनको कहा जा रहा है कि जी लीडरशिप की तरफ से कहा गया है कि आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर में पहुंचना ही है और वहां जाके जो वायलेंस होगा, जो कुछ भी होगा, आपने साथ देना है। वो कहते हैं भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आपको किसने ये मशवरा दिया करने के लिए? उन्होंने कहा जी आप बहस मत करें, यही करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड, या निकाल के देख लें यूट्यूब पे, वो पड़ी है उनकी जनाब ऑडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं कतई तौर पे इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये रियासत मुखालिफ बयानिया जो है ना, इसके लिए हम तैयार नहीं है, सियासी तौर पे अपना केस लड़े। और वो बात करी थी, तो मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है कि अभी कहा जा रहा है कि ये इट्स नॉट द एंड, अभी बहुत कुछ होना है। हम अली अमीन के कल के बयान जो हैं वो भी आप देख लें उसको, फिर केपी में करप्शन स्कैंडल, कोहिस्तान में माय गॉड जितना बजट नहीं है उससे ज़्यादा करप्शन का स्कैंडल है वहाँ पे, और फिर मुराद सईद की भी आप बात कर रहे थे। सो डू यू थिंक इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो मुराद सही से शुरू कर लेते हैं। आप देख लें कि 2000 जब से इनकी हुकूमत गई है वो भागे हुए हैं। कभी केपी के एक दुश्वार इलाकों में छुप जाते हैं, कभी कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान चले गए हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ केपी से बाहर नहीं निकलते। ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है और चले वो तो अपने जिसको कहना चाहिए उनकी मुश्किलात हैं, जो कुछ भी है। लेकिन असल बात तो ये है कि भी आप सेनेट का इलेक्शन आपने लड़ लिया है, हल्फ उठाने के लिए तो आप आएंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है ना। लिहाजा ये चीज़ें तो जो केसेस हैं इनको तो केसेस भुगतने पड़ेंगे, केसेस से फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। जो भी है उनको अदालतों का फैसला जिसको सामना करना पड़ेगा, ताकि कुछ अगर रिलीफ इनको मिल सकता है तो वहाँ से मिले। सियासी तौर पे देखो बात आ रही है, जो इनके अपने लोग बैठ के बात कर रहे हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील करना होगा, हमें सियासी तौर पे अपने मामलात बेहतर करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, हमें हुकूमत के साथ भी बैठना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि आए दिन इस्टेब्लिशमेंट को आप गालियाँ निकालते हैं, आपकी सोशल मीडिया टीम सारे इनके अब लोग कह रहे हैं। आप देख लें, बैरिस्टर गौर कहते हैं कि फलां इशू के ऊपर ये मौकफ नहीं है बानी पीटीआई का, तो बानी पीटीआई कहते नहीं मेरा वही मौकफ है जो आप मेरी सोशल मीडिया कह रही है। तो लोग उनको कह रहे हैं कि इनका कम से कम इनको रुकवा दें। जिब्रान इलियास बाहर बैठा हुआ है, इस तरह शहबाज गिल है, ये सारा दिन झूठ बोलते हैं।
अभी खुद इनके लोगों ने गिला किया कि बानी पीटीआई को मिलके जब गौर आते हैं खान और बाकी लोग आते हैं, वो कहते हैं जो आप रिपोर्ट कर देते हैं वो ठीक होता है, उसके बाद वही खबरें जो है ना वो हाथ चढ़ जाती हैं सोशल मीडिया के, तो बिल्कुल तोड़ मोड़ के उसको पेश कर रहे होते हैं। वो खुद कहते हैं कि जी हमने वो बात कही नहीं, यानी इमरान खान ने वो बात कही नहीं कि जो सोशल मीडिया पे आ रही होती है। तो ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि लोग जो है ना ये इसको बढ़ा रहे हैं, इस तनाव को बढ़ाए हैं, ये वापस नहीं आ रहे कि किसी तरीके से कम हो। इनका ख्याल है कि जी हम लड़ाई झगड़ा करके दौड़ ताजली करके जलसा जुलूस करके हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, तो अब तक तो हासिल नहीं किए, आइंदा भी नहीं करेंगे। जितने सियासी लोग हैं वो कहते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी फ्लॉड है, इन्हें बहुत कुछ लेसन लर्न करना चाहिए, माजी से नहीं कर रहे। लेकिन आप देख लें 2018 जब से हुकूमत की है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, कुछ उनको फायदा हुआ। आज सूरत हाल यह है कि लोगों को निकालने के लिए कहा जा रहा है कि जी कितने एमएनएस को कहा जा रहा है बंदे लेके आएंगे, वो कहते हैं जी हम नहीं ला सकते, लोग नहीं निकलने के तैयार, मौसम भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जी लोग परेशान हैं, ये लोग अंदर गए हुए हैं, परेशान है, तो सबसे ज्यादा पीटीआई वाले परेशान हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप इतनी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। विद दैट हम ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान साहब, भी लीगल एक्सपर्ट हैं इस मामले पर, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्ट्स के मामलात हैं उस पर हाउ इज़ इट गोइंग टू बी। हाफिज़ एहसान साहब, गुड मॉर्निंग सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो जनाब अली 196 मुल्ज़िमान, कुछ बरी हैं लेकिन 196 को सज़ा हुई है। सबसे पहला मेरा सवाल, चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि वी आर गोइंग टू चैलेंज इट, तो क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ चैलेंज करेंगे इनको, ज़रा ये बताइए। एक तो बड़ी इसके अंदर बात क्लियर है कि जो भी 9 मई को हुआ वो पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी ना उसे टॉलरेट किया जा सकता है, ना उसको स्कॉट फ्री किया जा सकता है, और ना ही उसके ऊपर कोई रियासत या रियासत के इदारे जो है उसको कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मैसिव स्केल के ऊपर हुआ। अगर तो ये स्पॉन्टेनियस या इनोसेंट या आपको इंडिविजुअल एक्ट्स नज़र आते, कोई 1-2 जगह पे नज़र आते, तो फिर उसका मतलब ये था कि शायद जो है इसके पीछे कोई कोऑर्डिनेटेड या प्लान या उसके पास जो है कि कोई ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन जिस स्केल के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर आए, आपको पेशावर देख लें, मियाँ वाली, उसके बाद फैसलाबाद, लाहौर, GHQ, रावलपिंडी जो है, या उसके बाद और भी जो पब्लिक प्लेसेस आई हैं जिसके अंदर जो है बिलियंस ऑफ रुपीज़ का लॉसेस भी आए। बुनियादी तौर पे आइडिया ये था इस सारी मूवमेंट करने का कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर को उस लेवल पे लेके जाया जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, और उसके अंदर जो है एक मैसिव स्केल के ऊपर एक अनरेस्ट आए, और जो आर्मी है उसके अंदर एक म्यूटिनी आए, और उस म्यूटिनी का जो पॉलिटिकल एडवांटेज है वो लिया जाए। चूँकि यही वो एक चीज़ नज़र आती है कि जिस स्केल के ऊपर आपको इन सारी चीज़ें नज़र आई। अब ये इंसिडेंट जब हुआ तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इसके अंदर जो रिस्ट्रेंट शो किया कि जब आप इतनी मैसिव स्केल्स के ऊपर जाएं, क्या पाकिस्तान की फ़ौज की ये कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी नहीं है कि लोगों को रोक सके या लोगों को जो है वो डील कर सके। लेकिन चूंकि एक रिस्ट्रेंट थी, और रिस्ट्रेंट के अंदर जो था वो एक और एडवांटेज जो है वो लिया गया कि बाद के अंदर नैरेटिव बनाया गया कि जी देखें पुलिस क्यों गायब थी, या उसके बाद ये है कि फौज जो है वो कहाँ से चली गई। तो वो ये बुनियादी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से ये डिसीजन भी लिया गया कि ठीक है जी कोर्ट्स जो हैं वो डिसीजन लेंगे और हम पेशेंटली वेट करेंगे कि कोर्ट्स इस पर क्या डिसीजन लेते हैं। कभी हमें बीच में ये सवाल भी नज़र आया कि शायद टाइम ज़्यादा हो रहा है, बट अब मेरे जहन में ये बार बार बात आ रही है कि व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट, मतलब जो जिनको बरी कर दिया गया है, क्या उनके लिए मज़ीद हम एक्सपेक्ट करें कि उनको चैलेंज किया जाएगा फर्दर कोर्ट्स में, और जो जिनको सज़ा मिल चुकी है उनके लिए भी क्या देयर आर चांसेस दैट आगे जाकर उनको बरी किया जा सकता है इन सज़ाएं? एक तो ये है कि जितना भी ये प्रोसेस जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट का आया है उस लॉ के अंदर था कि 7 दिन के अंदर फैसला होना चाहिए ट्रायल का, और डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए। 2.25 साल का प्रोसेस लगा, तो अब इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि हेस्ट हुई है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की वायलेशन हुई है, अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। और मोर इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 120 दिन के अंदर फैसला करें। अब इसके अंदर 3 चीज़ें, कुछ लोग जो हैं वो एक्विट हुए हैं और बिल्कुल प्रोसिक्यूशन के पास ये लीगल राइट है कि उनकी जो एक्विटल है उसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दे। दूसरा ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नॉन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कन्विक्ट हुए हैं, डेफिनेटली वो जाएंगे, जो सेक्शन 25 है उसके अंदर 15 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो अंडर बाउंड है लीगली कि वो 30 दिन के अंदर फैसला करे। तीसरा सेटबैक जो आएगा, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पार्लियामेंटेरियन जो इस वक्त सिटिंग मेंबर्स हैं आपकी सेनेट की, नेशनल असेंबली की और उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली की, वो आर्टिकल 63H जो है वो ये कहता है, 1H जो है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन जो है
वो 2 साल या 2 साल से ज़ायद उसे कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसे कन्विक्ट कर देती है तो वो अपनी सीट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और उसका एक रेफरेंस जो है स्पीकर कंसर्न या चेयरमैन सेनेट जो है वो 63(1)(2) के नीचे जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डी नोटिफाई कर देगा। तो ये इसके अंदर एक लीगल सेटबैक भी आया है, पॉलिटिकल सेटबैक भी आया है, और बुनियादी वजह ये है कि ये सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं या जिनका सब्सटेंस कोई नहीं है, लॉ को या लीगल स्ट्रैटेजी को या लीगल जो प्रिंसिपल्स हैं या लीगल जो वे फॉरवर्ड है उनको कोर्ट्स में अडॉप्ट नहीं किया जा रहा। और जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए या डायलॉग की सूरत के अंदर जानी चाहिए या पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की सूरत में आनी चाहिए या टॉलरेंस की सूरत के अंदर आनी चाहिए, वो आपको पार्लियामेंट के अंदर या पीटीआई के नैरेटिव के अंदर नजर नहीं आ रही। अब दोनों चीजें जब आपकी नहीं है तो फिर आपके सामने जो रिजल्ट्स आए, देखा जाए, हम अदालतों में उनके केसेस के हिसाब से देखा जाए, जिसके ऊपर फवाद चौधरी कई बार आवाज उठा चुके हैं कि जी लीगल एक्सपर्ट कर रहे हैं और जो उनको सियासत करनी चाहिए वो सियासत नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब फॉर योर टाइम विद अस। चलिए अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो हैरान और परेशान भारत की कहानी आपको सुनाएंगे, जहां से अंदर से चीखें आ रही हैं कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। ब्रेक के बाद ओहो, एक बड़ा मशहूर गाना है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। ये जो मोदी गए थे ना और वो जाके शिकागो में कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, वो सब जो है तेल हो गया। ये सब हाँ, ये सब माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो ये मामला जो है वो तेल हो गए, तेल के चलते मामला जो है वो तेल हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ होगी तिजारत और ट्रंप ने भारत को टीका लगा दिया है। सबसे ज्यादा टैरिफ आई गेस, सबसे ज्यादा हाँ टीका लगा दिया। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो 25% गया है। ये अब कंटिन्यूशन में देखें ना आप, और ये मजीद है। हाँ, कंटिन्यूशन में देखें कि पहले उन्होंने कहा कि जी हम टैरिफ लगाने जा रहे हैं, फिर उन्होंने कहा एप्पल के सीईओ को बोला कि भाई कहाँ बना रहे हो, चलो यहाँ से हमारे पास आके बनाओ। यस, तो जनाब, और उसके बाद अब सोने पे सुहागा। ये कल मैं सारे इंडियन चैनल्स मॉनिटर कर रहा था, देवर लाइक क्या हो गया ट्रम्प को, हम क्यों खरीदेंगे तेल पाकिस्तान से, पाकिस्तान बेचेगा आपको तेल जनाब, आप सोचें आप। तो इस सब पे जरा ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि भाई पाकिस्तान में कहाँ तेल मौजूद है, कहाँ एक्सप्लोरेशन। इससे पहले जो एक्सप्लोरेशन हुई थी केकड़ा वन, आपको याद होगा, उसका क्या हुआ। हम चौधरी अकमल मायरे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। और इट्स अ ह्यूज थिंग, अमेरिका जब कहे कि वो पाकिस्तान के साथ शराकतदारी करेगा, तेल के रिजर्व्स में काम करेगा, सो हाउ बिग इट इज और कहाँ हमारे पास इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक ये अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान में जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर करूं कि रात अनाउंस कर दी है रिवाइज्ड पॉलिसी जो है ना अमेरिका ने, कि अब जो उन्होंने जो पहले टैरिफ आयद किया था उसको पोस्टपोन कर दिया था अगस्त तक, तो अब वो 7 अगस्त से जो है ना ये इम्प्लीमेंटेड होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो पहले 29% टैरिफ हमने पे करना था अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उसको कम करके 19% कर दिया है। तो दिस इज अ बिग अचीवमेंट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मसलन जो इंडिया है उसका टैरिफ पहले जो है वो ज्यादा था हमसे, सॉरी पहले कम था, अब जो उसके ऊपर 25% है। हाँ, पहले 27% था, नाउ दे विल बी पेइंग 25% और पाकिस्तान का 19%। तो पाकिस्तान ने अगर अमेरिका को गुड्स भेजनी है तो पाकिस्तान के ऊपर कम टैरिफ है। इसके साथ साथ जो दीगर जो टेक्सटाइल पाकिस्तान सबसे ज्यादा अमेरिका को जो है ना वो भेजता है, तो उनमें हमारे जो और कंपेटिटर्स हैं साथ उनमें नंबर बांग्लादेश का आता है, चाइना है, वियतनाम है, और इन तीनों ममालिक का टैरिफ भी हमसे ज्यादा है। वियतनाम का तकरीबन 20% के लगभग कर दिया है, चाइना का 30% है टैरिफ, और बांग्लादेश के साथ भी जो है वो नेगोशिएशन अभी इनकी हुई है, लेकिन इनका भी पाकिस्तान से टैरिफ ज्यादा है। तो पाकिस्तान के पास जो है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है वो अपॉर्चुनिटी आई है। और हालिया जो दौरा जो करके आए हैं हाफिज साहब, तो हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब जिस तरीके से जो है ना वो हार्ट हिटिंग कर रहे हैं इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। एक तरफ उन्होंने
इंडिया को नाको चने चबवाए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, रिलेशंस यूएसए के साथ बेटर हो रहे हैं। सर वक्त की कमी है, बहुत माजरत, बट थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। हमें बात करनी थी पेट्रोल के ऊपर भी, बट वील डू दैट लेटर। राइट नाउ वी हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक हैं, उनके हवाले से भी ज़रा बात कर लें। फैसला आया, प्लीज़ रन अस थ्रू, क्या वो हुआ, कौन थी वो खातून जिनसी हरासानी का जो इल्ज़ाम जिन्होंने क्या लगाया, एविडेंसेस सामने रखे गए थे, किस तरह से ये इल्ज़ाम साबित हुआ और अब क्या सजाएं भुगतनी है सीईओ के इलेक्ट्रिक को? 2019 से जो है ये केस जो है वो मैरिन अजीज साहब जो के इलेक्ट्रिक में थी, उनके हवाले से ये केस सामने आया था। और उनका इल्ज़ाम ये था कि जो सीईओ के इलेक्ट्रिक हैं उनको जो है वो हरासमेंट का जो है वो सामना था। मुख्तलिफ जो है वो अगर हम बात कर लें कि उनको फोन किया जाता था और डिफरेंट थिंग्स जो है वो उनको जो है वो की गई। तो उसके साथ साथ जब ये केसेस का जो है वो चलना शुरू हुआ और उसकी जो है वो सूबाई मुतसिब आला के पास बाकायदा जो है वो हियरिंग हो रही थी गुज़िश्ता जो है कई सालों से। तो उसके बाद कल ये फैसला सामने आया कि उन्होंने जो है वो फैसला सीईओ के इलेक्ट्रिक की जो है वो अगेंस्ट दिया है और उनको फौरी तौर पर जो है वो बरतरफ करने का जो है वो हुक्म दिया गया और उन पर जो फाइन किया गया है उसकी जो मालियत है वो 25 लाख रुपए है। और उन्होंने कहा है कि अगर वो इसको पे नहीं करते हैं तो उनकी जो जायदाद है और जो उनका CNI है उसके अलावा जो उनका पासपोर्ट है उसको जो है वो ब्लॉक किया जाएगा। तो अब देखना ये कि गो के उन्होंने अपने कमेंट में ये कमेंट में ये कहा है कि वो इस फैसले पर जो है वो अपील करेंगे। जो लॉयर्स से बात हुई है हमारी और जो दीगर सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके पास जो है वो इस बात के लिए वो जा सकते हैं कि ये 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं। और मुमकिन तौर पे जो जराए बताते हैं और उनके लॉयर से भी बात हुई थी, ये गवर्नर सिंध जो के पास ये अपील जा सकती है। और अब देखना ही है कि वो इस हवाले से क्या जो है वो फैसला कर सकते हैं कि आए कि वो उनको रिस्टोर करते हैं या फिर जो है वो इसको कलदम जो है वो। But it doesn't look as easy. कफील बहुत शुक्रिया for your time. Thank you so very much. कल से इसके ऊपर एक सियासत से भी छिड़ी हुई है, but doesn't look as easy as कफील के बहुत बात कर रहे थे कि ऑप्शन जरूर मौजूद हैं, but it will take time. लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो एक केस है, असल मामला तो जो कराची वाले हैं जिनकी हटी हुई है वो कह रहे हैं कि वो भाई उसका क्या होगा जो इतना लूटा है हमें। हाँ। वो जो हमें अजाब दिया है लोड शेडिंग का, हाँ, वो उसका जुर्माना हमें कैसे मिलेगा, वो कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचता है नहीं। हम इधर आगे बढ़ते हैं। बहुत मनफी चीज़ें हो गई, कुछ पॉजिटिव चीज़ें। शुरू हमने पॉजिटिव किया था, देन वी केम बैक टू दिस, बट आई थिंक वी हैव टू वाइब विद समथिंग पॉजिटिव। डू यू हैव समथिंग? जिंदगी में आगे बढ़ना है तो शॉर्टकट्स नहीं होते, कोई मेहनत होती है। और बहुत सारे लोग जब आप एक मकाम पे पहुंच जाते हैं, मुझे इस मौके पे यूसेन बोल्ट की चीज़ याद आ रही है। वो उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई और गोल्ड मेडल के साथ ओलंपिक्स। उन्होंने कहा कि लोग इसको देख के रश करते हैं लेकिन इससे पीछे 8 साल की मेहनत नहीं देखते। राइट। तो आज ऐसी ही एक शानदार मिसाल हमारे साथ मौजूद है अब्रेज अली अब्बासी। इनकी अनथक मेहनत और लगन के बाद लाड़काना की गलियों से निकलकर अब वो UN मिशन की जानिब जा रहे हैं। दिस इज़ सो ब्रिलियंट। इससे पहले पीस कीपिंग में वी यूज्ड टू सी आर आर्म फोर्सेस, लेकिन पुलिस में जो है इस तरह की चीज़, दिस इज़ वेरी कमेंडेबल एंड वेरी ज़बरदस्त। और इसी के ऊपर हमें अब्रेज से बात कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्रेज, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लाड़काना से UN तक का सफ़र शायद सुनने में आसान लगेगा लेकिन ये आसान नहीं होता। एक से दूसरे से तीसरे इन्वायरमेंट में जाना। आप अब UN मिशन में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़रा अपने सफ़र के हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखें जी, मैं लाड़काना में पैदा हुआ और उसके बाद 1999 में हमारी पूरी फैमिली जो है वो कराची में शिफ्ट हुई। सो कराची में इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद जो है मैंने इंजीनियरिंग की, सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनडी यूनिवर्सिटी कराची। उसके बाद मैंने CSS का इम्तहान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ। यूनाइटेड नेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है विच इज़ कॉल्ड UN SAT एग्ज़ाम। वो हम तमाम पाकिस्तानी जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं उसका इम्तहान देने के लिए। हम तकरीबन कमोबेश 270 लोग थे जिसमें से हम 126 जो है वो सिलेक्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो है 2 फेजेस में था। एक तो मैं उस वक्त सिंध पुलिस में सर्व कर रहा था, तो सिंध वालों ने हमारा एग्ज़ाम लिया अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैंने टॉप किया। उसके बाद जो है UN SAT की टीम आती है पाकिस्तान,
और उसके बाद जो है वो हमने मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रे, जिसमें फ़ायरिंग टेस्ट होता है, जिसमें इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग है और बहुत सारे और मराहिल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं सिलेक्ट हुआ यूनाइटेड नेशंस पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम लोग यूनाइटेड नेशंस पुलिस का जो मिशन है साउथ सूडान में, उसमें सर्व कर रहा हूँ बतौर कंटिजेंट कमांडर। अच्छा, यकीनन ज़िंदगी है ये और ज़िंदगी मेहनत का नाम है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, तो मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है। आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो मुकम्मल की, आपने बताया व्हाट वाज द पॉइंट, विच वाज दैट पॉइंट, वो इब्तदाई तालीम मुकम्मल करना या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, या फिर जो मैं इस वक्त सोच रहा हूँ CSS की तैयारी करना, विच वाज दैट पॉइंट जहाँ सब आपको लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे यहाँ करनी पड़ी? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में भी बताया कि इब्तदाई तालीम मैंने कराची से हासिल की और उसके बाद फिर मैंने जो है वो CSS का इम्तहान दिया, जो कि आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। देखिए, लाइफ में शॉर्टकट तो बिल्कुल भी जो है वो कारामद साबित नहीं होता और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अंत तक मेहनत की हर एक फ़ेज़ में। लेकिन जो फ़ेज़ होता है CSS का, जब इम्तहान देते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव इन नेचर। जब आपके पास 30 से 40 हज़ार जो है उम्मीदवार होते हैं और उसमें से जो है चंद 100 ही जो है वो सिलेक्ट होते हैं और उसमें से भी चंद जो है वो दर्जनों में जो है वो सिलेक्ट होते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के लिए। तो वो वाला जो पार्ट था दैट वाज टफ, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपकी मेहनत है और आपकी जो यकीन है खुदा पाक में, वो आपको हेल्प करता है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो इम्तहान जो है वो क्रैक किया। अब्रीज़, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और जो आपका यूनाइटेड नेशंस के साथ एज अ पुलिस ऑफिसर करियर है, उसमें कितना स्कोप है आपके लिए? आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं वो पूरी दुनिया में तमाम जगहों पर जो है वो चल रहे हैं, जिसमें से हम लोग जो सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान का जो मिशन है साउथ सूडान में। मैं यहाँ पर बतौर कंटिजेंट कमांडर ऑफ पाकिस्तान पुलिस सर्व कर रहा हूँ। डिफरेंट कैपेसिटीज़ में मैंने यहाँ पर सर्व किया है। आई हैव बिन अ ट्रेनिंग ऑफिसर। अभी करंटली जो है मैं मिशन हेडक्वार्टर्स में मेरी पोस्टिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के जो पुलिस वाले ना सिर्फ ये कि वो मुल्क में जो है वो मेहनत से अपना काम करते हैं, बल्कि इंटरनेशनली जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानियों को बहुत ही अच्छी नज़र से देखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर डेडिकेशन एंड बिकॉज ऑफ देयर कॉम्पिटेंस। आपने कराची में महकमा पुलिस में ड्यूटी सर अंजाम दी है, तो SP सिटी और SP क्लिफ्टन का तजुर्बा कैसा रहा और मज़ीद पुलिस को बेहतर बनाने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के तमाम लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स में सर्व किया है, जिसमें मैंने KPK पंजाब और उसके अलावा सिंध के काफ़ी अजला में मैंने सर्व किया है। लास्ट पोस्टिंग मेरी थी एज SSP टंडोला यार। उसके अलावा जिस तरह आपने पूछा कि मैं SP क्लिफ्टन भी रहा हूँ, SP सिटी भी रहा हूँ, तो हर किसी जॉब की, हर किसी सूबे की अपनी चैलेंजेस होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी रहे हैं वहाँ पर मेहनत की है और मेहनत करने के बाद रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। जहाँ तक रिफॉर्म्स की बात है तो पुलिस जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट है। जब तक पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम लोग मॉडर्न लाइन्स पे रिवैम्प नहीं करेंगे तब तक जो है वो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की जो है वो गुंजाइश मौजूद रहेगी। तो पुलिस जो है वो बहुत हद तक अब काफ़ी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो अपने जवानों के साथ जो है वो शब व रोज़ मेहनत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इन द कमिंग डेज़ आई एम वेरी होपफुल कि हमारी जो पुलिस का जो इमेज है वो मज़ीद बेहतर। अच्छा अब्रीज़, हमने अपने वालिदैन को और बुज़ुर्गों को देखा है, जहाँ एक नौकरी शुरू कर ली ना बस वहीं से रिटायर होना है। आजकल वक्त फ़र्क है। आपको लगता है कोई अपॉर्चुनिटी है, आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप उसी लाइन को और डिफरेंट तरीक़ों से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो आपने भी किया है, वो करना होता है। क्योंकि नौजवान आजकल मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं कि यार ये शायद नहीं था सही डिसीजन, वी हैड टू डू समथिंग मोर। सो आप एक मिसाल है, बल्कि एक आला मिसाल है उन जो नौजवानों के लिए। सो व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर दोज पीपल who want to change their line and stay within their line, use their expertise? जी थैंक यू सो मच कि आपने इस तरह के अल्फाज मेरे लिए अदा किए। देखें, मैं नौजवानों के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपने अपनी लगन और अनथक मेहनत से ही अपने रिज़ल्ट्स तक पहुँचना होता है। माँ बाप की दुआएं समेटें, लोगों के लिए भला सोचें। और जिस तरह से हमने CSS के इम्तहान दिए थे तो हमारे जहन में यही बात मौजूद थी कि क्योंकि हमारी जो जॉब है उसमें आपके पास एक
मौका ज़रूर रहता है कि आप लोगों की ज़िंदगियों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकें। सो आपने कोशिश करनी है कि जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी आके। तो जहाँ पर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। और मेरा नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें और मेहनत के अलावा और कोई रास्ता ना अपनाएं। थैंक यू। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक टू यू। हम देखें कि सादिया के कितनी ज़बरदस्त मिसालें हैं एंड कभी भी यू शुड नॉट लूज़ होप कि जी अगर आप किसी ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे तालीम का फुकदान है, सहूलियात का फुकदान है। नो, वी हैव गॉट सो मैनी एग्जांपल्स। बात यही है कि आप कुछ करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो उज़र लाखों हैं। कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती हैं एट द सेम टाइम, वेयर स्लोली और ग्रेजुअली यू गेट व्हाट यू वांट टू। विद दैट बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग अगेन। आई रियली होप कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा एंड एज फैसल यूजुअली से अगर नहीं हुआ तो हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपका दिन अच्छा हो जाए। वेल विद दैट फैसल, हमने देखा कि पिछले कई दिनों से ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं जिस पर हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। एंड वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और उसके बावजूद हम देखते हैं कि आज भी इंतकाम की याद में गैरत के नाम पर औरतों को, बच्चों को कत्ल किया जाता है। एंड ओवर एंड ओवर अगेन ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं और आप एक वाक़े से नहीं निकलते हैं फैसल और अगला वाक़या आपके सामने आ जाता है। ये जो वाक़या हुआ है गुज़िश्ता रोज़ रिपोर्ट, इसमें सफ़ाक भाई ने अपनी सगी बहनोई और 6 साला मासूम बच्चे की जान ले ली। कोई कैसे इतने मासूम 6 साल के बच्चे पे हाथ भी उठा सकता है, आवाज़ भी बुलंद करने की सोच सकता है, लेकिन लोग करते हैं। स्टील टाउन पुलिस ने मकतूला सकीना के भाई, वालिद समेत 6 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिफोर वी गो टू खुर्रम गुलजार, मैं आपको सादिया एक और जस्ट गिविंग यू एन अपडेट। ये जो बलूचिस्तान में वाक़या हुआ था, आपको याद है? जी बिल्कुल। जिसमें उस शौहर था या नहीं था, पार्टनर्स थे जो उनको मार दिया गया था। बलूचिस्तान में पिछले 4 दिन में 2 मज़ीद वाक़यात हुए हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि वीडियो आएगी तो ही सोशल मीडिया मुतहर्रिक होगा और तो ही जो है वो लोग मुतहर्रिक होंगे। हो सकता है कि वो वीडियो पुलिस के पास रखी हुई हो लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ के जो जैसे जिरगा सिस्टम हम कहते हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा। जो रावलपिंडी में वाक़या हुआ उसमें भी बाद में हमने देखा कि वीडियो पुलिस के पास मौजूद थी, लेकिन जब तक कि वो सोशल मीडिया पे फ्लोट नहीं करती उस वक्त तक उसके ऊपर नहीं ना। मसला तो ये है कि अगर वीडियो नहीं है तो इसका मतलब ये कि फिर वो चीज़ सरफेस नहीं होगी। और देखो वो वीडियो डाली किन लोगों ने, वो वीडियो भी उन्हीं में से किसी एक ने डाले जो वहाँ पर खड़े हुए थे, जो मौजूद थे, जिनमें से वीडियो डाली। तो टेक्निकली तो वो लोग देख रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि अब हमारे मुल्क में इंसाफ मरहूने मिन्नत है उन लोगों के जिनके हाथ में फ़ोन है और अगर वो हिम्मत कर लेते हैं कि उनको कोई वीडियो बनानी है। अदरवाइज इंसाफ का हक एक गरीब को या एक आम इंसान को नहीं है। टू बी प्रिसाइज, ये जो टिगारी वाक़या हुआ है उसके महज 2 हफ्तों के अंदर और मस्तूंग में इसी नौयत के मज़ीद 2 वाक़यात पेश आ चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि 9 माह की हामला खातून समेत 4 अफराद को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया है। वील बी कीपिंग एन आई ऑन दीज न्यूज़ इन द कमिंग वीक। अभी हम अपने नुमाइंदा खुर्रम गुलजार की जाने चलते हैं और जो कराची में बहीमाना वाक़या पेश आया है। खुर्रम, ओवर टू यू, ज़रा बताइए क्या हुआ है और अब कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ घग्गर फाटक के अगली अकबरगोट के उस मकान में जहाँ मियाँ बीवी और 6 साला मासूम बच्चे को इंतहाई बेदर्दी से कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल कर दिया गया था। ये वो घर है, मेरे कैमरामैन दानिश आपको दिखाएंगे, ये वो पूरा घर है जहाँ पे ये दोनों मियाँ बीवी अपने 6 साला बच्चे के साथ यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे कि इनके घर एक शख्स आया जिसके बारे में पता चलता है कि वो सकीना जो मरने वाली खातून है उनका भाई था, जो कि अक्सर औकात इनसे मिलने के लिए आता रहता था। ये वाक़े से एक रोज़ कबल भी मुल्ज़िम इसी तरह यहाँ आया और रात जो है वो उसने सहन में एक चारपाई पे सोकर गुजारी और सुबह होते ही उसने ये घिनौना अमल कर दिया। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं, जबकि जो वर्षा है उनका भी ये कहना है कि ये शख्स मिलने जुलने के लिए अक्सर आता रहता था, लेकिन इसने ये जो रंजिश का मामला आया वो पसंद की शादी थी, क्योंकि शादी को 6 साल का अरसा गुजर चुका था। यहाँ कराची की अदालत में दोनों ने पसंद की शादी की थी, जिसके बाद से ये तनाज़े शुरू हो गए थे। खातून के बारे में मैं आपको बताऊं, खातून अक्सर घर में, हम ये देख रहे हैं कि मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ऊन और वो एक बनियान है, यहाँ पर वो कढ़ाई का अक्सर फारिग औकात में कढ़ाई का काम भी करती थी खातून घर के अंदर।
अच्छा, साथ ही ये चीज़ भी दिखाएं कि ये जो कपड़े हैं मुलजिम के कपड़े हैं, जिसने खून लगने की वजह से यहाँ पर उसने कपड़े भी तब्दील किए और इत्मीनान से उसने ये घिनौनी वारदात जो है वो अंजाम दी। ये कमरा मौजूद है, यहाँ सिर्फ कुछ रज़ाइयाँ हैं जो कि शायद सोने के लिए काम में आती हैं। इस घर में कोई ऐसी ख़ास चीज़ हमें नहीं नज़र आ रही है, जबकि अलमारी और लॉकर खुले हुए हैं। शायद मुलजिम ने यहाँ से जो रकम या कोई भी जो ज़रूरी अशिया या ज़रूरी कागजात होंगे वो यहाँ से निकालें, क्योंकि इस अलमारी की जो हालत है वो यही बताती है कि मुलजिम ने घर की पूरी तलाशी भी ली है। साथ वाली जो गैलरी है वहाँ पर 6 साला बच्चा जो है वो सो रहा था, जिसकी वजह से जो है उसे वहीं उसने पलंग के ऊपर ही बच्चे को ज़ुबा किया है। जो यहाँ के मकामी लोग हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, इनके कज़न हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। उस बच्चे को मारने की क्या वजह सामने आई? 6 साला मासूम बच्चे को क्यों मारा? जालिम लोग थे, वो जालिम थे, बच्चे को मार के चले गए। बच्चे को मारा और लड़के को लड़की को दोनों को मारा उन लोगों ने। हमने देखा है खातून के बाल भी यहाँ फिर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने कुल्हाड़ी मारा उसको। भाई मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? सिंध गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से? सिंध गवर्नमेंट से, बलूचिस्तान गवर्नमेंट से हम अपील ये करते हैं तो आप भी माँ बहन वाले हो, बच्चे वाले भी हो, उन्होंने बच्चों को जो कत्ल किया है तो ये उनको फांसी की सज़ा होना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ जो इनके अजीज़ और क़रीब रिश्तेदार हैं, नौरोज़ से भी हमारी बात हुई थी, जो मकतूल मजीद का भाई, उसका यही कहना है कि इन्होंने पसंद की शादी की कराची की अदालत से शादी करने के बाद वो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 साल से वो इसी इलाके में रिहाइश पजीर था और अपनी बीवी और एक छोटे बच्चे के साथ हंसी खुशी यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जो जालिम सकीना का भाई है वो बहाने से यहाँ आया, एक रात यहाँ रुका और फिर रात गया। अपने दीगर साथियों को बुलाने के बाद ये घिनौनी वारदात उसने अंजाम दी है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के लिए वर्षा का इंतजार कहना है। जैसे वर्षा आएंगे तो ये 13 कत्ल, जो 3 कत्ल हुए हैं, इनके कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा और कोई स्पेशल टीम जो है वो बलूचिस्तान भी रवाना की जाएगी ताकि जो मुलजिम वहाँ रुपोश हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार। हम उम्मीद ही कर सकते हैं फैसल की कोई ऐसी करार वाक़ई सज़ा मिल सके इस शख्स को, ताकि लोगों के दिलों में डर भी हो, क्योंकि एक जो फैक्टर है कि जी यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा, बंदा बच के भाग जाएगा और कोई पीछे से फॉलो अप नहीं होगा, उसकी वजह से लोगों के दिलों में ये हिम्मत पैदा होती है कि वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं या ये जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सकते हैं कि उन्होंने किसी की ज़िंदगी का इंतकाम करना है। ये जो भाई है, जिसको भाई कहलाने के लायक भी नहीं है, ये आया है, ये रात उसने वहाँ गुजारी है, सोया है बाज़ाब्ता, और उसके बाद सुबह उठा है और सुबह उठने के बाद इसने ये काम किया है। कुछ शकील कल्ब शख्स भी शायद चले, अब मैं इसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा कि जी बालिग लोगों को मार दिया जाए, ये तो जस्टिफाइबल नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे को, 6 साल के बच्चे को, वो गालिबन मामू कह के लिपटता होगा आप में, और ये एक अजीब एक अनोखा सा रिश्ता होता है। और किसी भी जब उसने अपने सगी बहन का पास नहीं रखा तो फिर बच्चे का वो क्या ही पास रखेगा, और बच्चे की भी उसने जान ले ली, अपनी बहन की जान ले ली। नहीं जान ले सकता ना फैसल, वो किसी की भी नहीं ले सकता। वो जो नहीं जुल्म कर सकता वो किसी पर भी नहीं कर सकता, और जो कर देता है वो हर किसी पे कर देता है। तो देखते हैं कि ये वाक़या कहाँ तक जाता है। मुकदमा तो है, लेकिन सज़ा मिलने के बाद भी मसला ये है सादिया कि इन वाक़यात में रोकथाम आती है नहीं आती है ना। एवरी डे वे रिपोर्टेड। तो चलें, वील कीप एन आई ऑन दैट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ख़ास अयाम होते हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको पता है कि कराची से लेकर गवादर तक 1100 किलोमीटर से ज़ायद की हमारी कोस्ट लाइन है, जिसके साथ हम क्या कर रहे हैं ये तो हम सबको ही पता है। कराची चले जाएं, बाय द वे आप सी व्यू चले जाएं, आपको सिर्फ पानी काला नहीं मिलेगा, अब आपको वहाँ की मट्टी भी काली मिलेगी। और पिछले दिनों तो एक वीडियो भी वो सामने आई थी जिसमें सीवरेज का पानी जो है वो समंदर में जा रहा था, और वो वीडियो तो चले अब बन गई है क्योंकि उन दिनों बारिश भी हुई थी तो वो पानी का बहाव तेज़ था। बट ये हमेशा से होता चला है कि आपके समंदर तबाह हो रहे हैं, आपकी मरीन तबाह हो रही है। आप तो हाँ एग्जैक्टली, आपको तो बदबू लग रही तो आप नहीं जा रहे, लेकिन वो जो समंदरी हयात है उसके साथ क्या हो रहा है, जो उसके साथ हमने क्या क्या किया और जिससे हम फायदा उठाते हैं, जिससे निकाल के मछलियाँ खाते हैं, और फिर उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, वाली मछलियाँ हम खाते हैं। हम ये भी नहीं ध्यान कर रहे हैं कि इसकी केयर करनी है आपने। एक तो वो जिंदा जान है, वो लाइफ है, लेकिन ये कि ये वही पानी है जो आपके मुल्क में है, आपने वो आपसे कनेक्ट करता है, आपने उसे टच करना है। आप सिर्फ ये सोचिए कि कोई आपके घर में आके और आपके घर में गटर का पानी पूरा खोल दे, आपको कैसा लगेगा? इन हयात ऐसा ही लगता होगा। लेकिन अब कुछ अच्छा इक़दाम हो रहा है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डे है जनाब आज,
और कुछ इलाके ऐसे हैं कि जिनको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डे पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया। पिछले दिनों 2 थे और अब एक और इलाका है म्यानी होर इसको कहते हैं। पाकिस्तान में तीसरा समंदरी महफूज इलाका इसको करार दे दिया गया है। इस काम को WWF पाकिस्तान की जानिब से भी सराहा गया है और ये तमाम तर काविशें जो हैं अब सामने आ रही है। आपको हम याद दिलाएं 2017 में अस्तोला आइलैंड और फिर सितंबर 2024 में चरना आइलैंड को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया गया था। ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों किया जाता है और इस साल जो थीम है वो क्या है, इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। वी हैव टुडे मौज़म खान साहब। मौज़म साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पहला सवाल आप समझ गए होंगे, क्यों हम चंद इलाकों को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार देते हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसा है कि समुंदर भी कोई ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्म है। समुंदर में भी ऐसे इलाके हैं जहां आप कह सकते हैं सहरा हैं, या ऐसे इलाके हैं जिन्हें आप ओएसिस नखलिस्तान कह सकते हैं। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा लाइफ होती है, जैसे जैसे हम साहिल से दूर जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ कम होती चली जाती है। लेकिन समुंदर के किनारे हो या गहरे समुंदर में बाज़ जगहें अपनी जो क्या कहना चाहिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम हयाती तनोव कहते हैं, यानी कितने जानवर वहाँ मिलते हैं, उसमें बहुत अहम होते हैं। जैसे आप चुरना का जिक्र कर रहे थे, स्टोला का जिक्र कर रहे थे, ये पाकिस्तान में उन चंद इलाकों में है जहाँ पर मूंगे की चट्टानें या कोरल्स मिलते हैं, ये और जगह नहीं मिलते। या बहुत सारे इलाके हैं जहाँ मैंग्रोव्स हैं, हर जगह मैंग्रोव्स नहीं होते। तो वो इलाके जो किसी वजह से कोई अहमियत के हामिल हो, या तो उस इलाके में कोई ऐसा जानवर मिलता हो या उस इलाके की कोई और अहमियत हो। बाज़ सूरतों में उस इलाके की अगर कल्चर अहमियत भी होती है तो उसको बचाना ज़रूरी होता है, ताकि आने वाली नस्लों के लिए या ये इलाके समुंदर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे 3 इलाके आपने जिक्र किए, लेकिन शायद हमें इससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। राइट, अच्छा, अब एक तो ये कि इस दफ़ा क्या है जिस पर अब हम काम कर रहे हैं इस साल के लिए। दूसरा ये कि जब आप ये बात कहते हैं कि हमें उन एरियाज़ को इसलिए प्रोटेक्ट करना है बिकॉज़ वहाँ पर कुछ ख़ास ऐसा है जो आपकी मरीन लाइफ को ये सुमोजिस्ता में मदद करता है, लेकिन उसमें ये जो ह्यूमन लाइफ है उसको ख़राब करने में उसका कितना हाथ है कि हमें उसे अब प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है? ऐसा है कि इस साल की थीम बड़ी खूबसूरत है कि ओशन प्रोटेक्शन नीड्स ह्यूमन कम्युनिकेशन, यानी समुंदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों के दरमियान रवाबत की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने कहा है कि लोग समुंदर के बाज़ इलाकों को गैर ज़रूरी तौर पे भी डिस्टर्ब करते हैं, और कुछ ऐसी सूरतें भी हैं कि जैसे अपनी माशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ से कुछ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, मसलन मछली का शिकार करते हैं या दूसरी चीज़ों, ट्रैवलिंग, टूरिज़म। जी, टूरिज़म है जी, बहुत सारे डाइविंग है और पिकनिक है, बहुत सारी चीज़ें जिसको हम समुंदर को इस्तेमाल नमक निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी में सदियों से ये हम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो इससे समुंदर पे असर पड़ता है। किसी भी चीज़ को मारने से, किसी चीज़ को पकड़ने से, किसी चीज़ को निकालने से माहौल में कुछ तब्दीली आती है। लेकिन ये तब्दीली अगर हम सोच समझ के करेंगे तो वो माहौल मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं होगा। यकीनन उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी तो हो सकती है, लेकिन वो इलाका महफूज रहेगा। और इसमें चूँकि लोगों की अहमियत इसलिए है कि वो लोग जो जिनको इस इलाके को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो लोग जो इस इलाके को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो इस इलाके से आज नहीं बहुत अरसे बाद इस्तेमाल करेंगे, उन सब का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। कोस्टल कम्युनिटीज़ का, उन गरीब माहीगीरों का जो वहाँ शिकार करते हैं, वो लोग जहाँ पर पैसे खर्च करके पिकनिक करने जाते हैं, डाइविंग करने जाते हैं, उन सब को किसी न किसी एक ज़ाब्ते के अंदर लेके आना, ताकि वो हर उस इलाके को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकें। और ये इलाकों को अगर हम तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे तो ओवरऑल समुंदर प्रोटेक्ट होगा। दुनिया में इस वक्त एक मुआहिदा है जो कि पाकिस्तान भी उसका मेंबर है CBD का, उसके तहत मॉन्ट्रियल का एक मुआहिदा कहलाता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। उसमें ये फैसला किया गया कि दुनिया में अगर समुंदर को बचाना है तो 30% हिस्से को महफूज करना पड़ेगा। हम इन 3 इलाकों को जिनको अभी हमने डिक्लेयर किया, और ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का स्टेप है, जिसमें ख़ास तौर पर उनके सेक्रेटरी और उनके जो वाइल्ड लाइफ के जो कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर है, उनका बहुत बड़ा रोल है। इन 3 को डिक्लेयर करने से अभी हम 1% तक नहीं पहुँचे हैं, हमने 30% तक जाना है, तो बहुत बड़े इलाके को करना पड़ेगा। अलावाजी एक और जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है कि दुनिया ने एक बहुत बड़े मुआहदे पर साइन किया, जिसका पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है, उसको अब BBNJ कहते हैं, यानी वो बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन उस इलाके में जो पाकिस्तान की हदूद से बाहर है।
वो इलाके जो हमारी हदूद से बाहर हैं उनको एरिया बियॉन्ड नेशनल यूरिस्डिक्शन, यानी जहाँ पर हमारी हदूद ख़त्म उससे है वहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और वो तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ज़रूरी है कि हमारे समुंदर का माहौल ग्लोबल समुंदर के माहौल पे डिपेंडेंट है, तो अगर हम उसको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेंगे तो हमारे महफूज होगा। अच्छी, अभी आपने ये जैसे कहा कि 1% ही हमने रीच किया और हमें 30% पर जाना है। मुझे समझना है कि चैलेंजेस क्या हैं, आई मीन और हम जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जिस पेस से आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो इनफ है? नहीं, इनफ तो नहीं है, क्योंकि इसमें हमें बड़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब लोगों में इस चीज़ का शऊर पैदा हो गया कि ये हमें करना ज़रूरी है, कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ना सिर्फ हम दुनिया में पीछे रह जाएंगे बल्कि हम अपने माहौल को ख़ुद ही तबाह करते चले जाएंगे और कुछ अरसे बाद हमारे समुंदर बिल्कुल ही सहराओं की तरह होंगे जहाँ कुछ नहीं मिलता है। और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने बहुत सारे इलाकों में अब समुद्री हयात मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई या ना होने के बराबर है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे समुंदर भी वहाँ तक पहुँचे और हम ऐसे स्टेप्स लें जिससे हम इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर सकें और एक हमें जो पूरी दुनिया में हमारी अहमियत भी हो कि हम भी एक बाशऊर कौम हैं, हम इनडिस्क्रिमिनेट लोगों को नहीं मारते। या ये सारा रिफ्लेक्ट करता है आपके माहौल पर, आपके रहने सहन पर। तो अगर हम तहफ़्फ़ुज़ समुंदर को प्रोवाइड करेंगे तो पूरी दुनिया में हमारा जो सॉफ्ट इमेज है वो भी अच्छा बहुत जाएगा। बढ़ेगा। इसमें मौजूद साहब एक चीज़ और, म्यानी होर गालिबन वही इलाका है जिसको डाम कहते हैं। जी हाँ, डाम जिसका मेन शहर है। जी, डाम शहर है और बहुत से लोग वहाँ गए हैं, बहुत से लोग नहीं गए हैं। उसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी, कराची से 2-2.5 घंटे दूरी पे है, 1.5 घंटे का सफ़र है, 90 किलोमीटर। जी बिल्कुल, और वो इतना खूबसूरत है कि एक सहरा है, उसके सामने एक नीले रंग का लगून है। और जो थीम मौज़म साहब ने बताई है ना कि लोगों के रवाबित से समंदर को महफूज बनाना, उसकी साथ ये कहानी बड़ी खूबसूरत है म्यानी होर की, कि वहाँ उस लगून में डॉल्फिन्स हैं और लोगों ने उस लगून को, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के माहिरों ने खुद प्रोटेक्ट किया हुआ है। वो इतना खूबसूरत है, आप थोड़ा सा आगे जाएं, एक मैंग्रोव इधर, एक मैंग्रोव का फॉरेस्ट इधर, एक छोटा सा सहरा इधर। वो रात में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो उसमें ग्रीन फ्लोरेसेंट पता नहीं क्या चीज़ है और वो रात में ग्रीन ग्लो करता है वो। सोचें। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्योंकि मौजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो और समंदर और उसकी बात हो रही है, माहौल की बात हो रही है, एक फुटेज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जापान से ये मनाजिर हैं देयुगो। मौजम साहब आप भी देख सकते हैं इसको। जब ये सुनामी वार्निंग हुई है जी, तो ये वेल्स जो हैं ये बाहर निकल आई हैं। इनको कोशिश की गई है कि इनको किसी तरीके से ज़िंदा रखा जा सके और उसके बाद इनको, इससे पहले रशिया में बलूगा वेल्स बाहर आ गई थी और रशिया में ही हमने देखा था सी लायंस जो थे वो कितने इस तरह का शिकार थे, क्योंकि जल्जले की वजह से ऊपर से रोल करते हुए पत्थर आ रहे थे, तो दे वर कंफ्यूज कि वो समंदर में जाएं या समंदर से बाहर। मौजम साहब ये जो फिनोमिनन है, समंदरी हयात तो पहले से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि क्या होने जा रहा है समंदर के अंदर। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो सुनामी आया था इससे पहले वाला, जिसने थाईलैंड और बाकी जगहों को हिट किया था, तो फिलीपींस और सारी, तो ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आई थी। सो माहौलियात हमें अलर्ट कर रही हैं बार बार, कुदरत हमें अलर्ट कर रही है बार बार, और हमने अगर इसी तरह छेड़खानी करते रहे तो खाकम बदहन पाकिस्तान में भी इस तरह के मनाजिर देख सकते हैं। ये फिनोमिनन क्या होता है, अगर आप हमें ज़रा डिस्क्राइब कर सकें। ऐसा है कि सुनामी सिर्फ एक ही सूरत में जनरेट होती है कि समुंदर के साथ या समुंदर के अंदर शदीद किस्म का ज़लज़ला आए, और पाकिस्तान में भी आ चुका है। नवंबर 1945 में मलान का ज़लज़ला बहुत मशहूर है, और उसमें जो सबसे खूबसूरत बात है कि जितनी अमवात का तसव्वुर करना था उससे बहुत कम हुई थी, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस बहुत थी। तमाम लोग ज़लज़ले के फ़ौरन बाद महफूज इलाकों की तरफ चले गए। जो लोग, जिन लोगों को उसमें हलाकत हुई थी वो लोग थे जो उन महफूज इलाकों की तरफ जा रहे थे, दरमियान में समुंदर का पानी आ गया था। ये फिनोमेना इतना बड़ा फिनोमेना है कि इसमें इंसान का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इंसान इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये वेल्स इसलिए मरी हैं कि जो समुंदर के अंदर जब ज़लज़ला आता है तो मुख्तलिफ़ किस्म की लहरें पैदा होती हैं। इसमें ना सिर्फ वो लहरें पैदा होती हैं जिसे हम देख सकते हैं, इसके अलावा वो लहरें भी पैदा होती हैं जो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, और वो इन एनिमल्स की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करती हैं। और इनके जैसे जो ये ज़्यादातर वेल हैं ये स्पर्म वेल हैं, और ये पाकिस्तान से भी रिपोर्टेड हैं।
ये वेल्स के, क्योंकि ये कम्युनिकेट जो करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, खाती हैं, ये अपनी इकोलोकेशन से करती हैं, जो इनका इको सिस्टम है उससे करती हैं। तो ये इको सिस्टम को जो मुख्तलिफ लो फ्रीक्वेंसी की वे हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते, वो इनको ब्रेन को इनको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये किनारे पर आके मर जाती हैं, तो इनको बचाना बहुत मुश्किल है। और चूँकि ये कम्युनिटी में रहती हैं, जब एक मरती है तो सब उसको बचाने के लिए दूसरी भी आती हैं और सब फंस के फिर मर जाती हैं। So that is this, the connection between the animal life. मोहतरम साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बहुत अहम दिन के मौके पे लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर वो सयाहत के लिए जा रहे हैं, समंदर में कचरा ना फैलाएं, समुद्री हयातियात का ख्याल रखें। विद दैट इट्स रैप अप। लेकिन आज 1 अगस्त है, आज़ादी का महीना है जनाब वाला। तो और इस बार सादिया, मुझे अब से तकरीबन 2 महीने पहले की वो एक चीज़ याद आ रही है, जब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि इस बार आज़ादी मनाने का मज़ा ही कुछ और होगा। ये याद आया आपको? बिल्कुल जी, आपकी अफवाज पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को। ना सिर्फ ये, अपने से कई गुना बड़े वतन को ये बताया कि भाई आप वाकई, जो हम हमेशा सुनते हैं कि मैली आंख से आप नहीं दे सकते, तो इंडिया कैन नॉट डू दैट एवर। सो दिस टाइम आपको आज़ादी ज़ील के साथ सेलिब्रेट करनी है, लेकिन ये आपका वतन है, आपका मुल्क है, आपको इस मुल्क को परवान चढ़ाना है और ऊपर लेकर जाना है। बाकी सबकी कोशिश, हम सब की कोशिश इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो। आपसे मुलाकात होगी अब पीर को। रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर आपको आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।